हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स की हम टेस्ट सीरीज देखेंगे। ये टेस्ट नंबर 5 है, ठीक है। सिविल सेवा प्रारंभिक टेस्ट सीरीज 2023 का जो ये टेस्ट नंबर 5 है वो देखेंगे। तो अगर यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में भी शेयर कर दे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इस चैनल में आपको प्रीवियस ईयर प्री प्लस मेंस की यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही एनसीईआरटी वीडियो और इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज की वीडियो और यूपीएससी टॉपर्स की कॉपीज की वीडियो मिलेगा। वो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके इस चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से ये जो है, तेल रिसाव से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेल रिसाव के संबंध में है। एक नंबर है बायोरेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तेज तरीका है। नहीं, ये जो बायोरेमेडिएशन जो तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तेज तरीका नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। स्कीमर्स ऐसे उपकरण है जिनका उपयोग जल के सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। तो ये सही है। स्कीमर्स एक उपकरण है जो क्या होता है, जल जो सतह पर गिर जाते हैं उसको साफ करने के लिए एक उपकरण है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 नंबर, यानी कि केवल और केवल 2। इसकी व्याख्या अगर देखना चाहें तो थोड़ा देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। तेल रिसाव पर्यावरण में कच्चे तेल, गैसोलीन, ईंधन या अन्य तेल उप उत्पादों की किसी भी अनियंत्रित रिसाव को संदर्भित करता है। तेल रिसाव की घटना भूमि, वायु या पानी को प्रदूषित कर सकती है। हालांकि इसका उपयोग सामान्य तौर पर समुद्र में तेल रिसाव के संदर्भ में किया जाता है। इसका प्रमुख कारण देखें तो इसका कारण क्या क्या है, प्रमुख कारण हम देख लेते हैं। मुख्य रूप से महाद्वीपीय चट्टानों पर गहन पेट्रोलियम अन्वेषण एवं उत्पादन तथा जहाज़ों में बड़ी मात्रा में तेल के परिवहन के परिणाम स्वरूप तेल रिसाव एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या बन गया है। तेल रिसाव जो नदियों, खाड़ियों और समुद्र में होता है, अक्सर टैंकरों, नावों, पाइपलाइनों, रिफाइनरियों, ड्रिलिंग क्षेत्र तथा भंडारण सुविधाओं से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण होता है। लेकिन सामान्य नौकायान और प्राकृतिक आपदाएं भी इसे प्रभावित करती है। तो ये देख लीजिए, ये सब क्या करता है, प्रभावित करता है। और सामान्य जो नौकायान है या प्राकृतिक आपदा है वो भी इसे प्रभावित करते हैं। इसका प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या पड़ता है वो देखते हैं अभी हम। कच्चा तेल पक्षियों के पंखों एवं उनके रोए के इंसुलेट तथा जलरोधक गुणों को नष्ट कर देता है और इस प्रकार तेल लेपित पक्षी तथा समुद्र स्तनधारी हाइपोथर्मिया, शरीर के तापमान का सामान्य स्तर से कम हो जाना से मर सकते हैं। इसके अलावा अंतर्ग्रहण तेल प्रभावित जानवरों के लिए विषाक्त हो जाता है और उनके आवास और प्रजनन दर को नुकसान पहुंचाता है। उपचार इससे क्या कर सकते हैं, ये देख लीजिए उपचार क्या है। तेल के स्थानिक रूप से जलाने की क्रिया के माध्यम से तेल रिसाव के 98% तक को कम कर सकता है। तो तेल का जो स्थानिक रूप है उसको जलाने की क्रिया के माध्यम से क्या 98% तक कम किया जा सकता है, या तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र माध्यम है। तो तेल स्थानिक, ठीक है, ये क्या है, तेल स्थानिक रूप जो है वो क्या है, जल के माध्यम को तेल रिसाव में क्या है 98% तक कम कर सकता है, यानी कि सबसे जो तेज तरीका हो क्या है, तेल के स्थानिक रूप, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जा रहा है, हम लोग का कथन एक जो है वो क्या हो रहा है, गलत, गलत हो जा रहा है। बायोरेमेडिएशन के जरिए समुद्र में फैले तेल को साफ करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है
विशिष्ट जीवाणु का उपयोग हाइड्रोकार्बन जैसे विशिष्ट संशोधकों को बायोरेमेडिएट करने के लिए किया जा सकता है, जो तेल और गैसोलीन में मौजूद होते हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। पैरापुरलुसिडी बाका, साइक्लोक्लास्टिकस, ओईएस्पिरा, थैलासोलिटस, जोंक्सनिया और इसी प्रकार के अन्य बैक्टीरिया का उपयोग करने से कई प्रकार के दूषित पदार्थों को हटाने में मदद मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार का ये है, ठीक है। तो आगे क्या है इसकी व्याख्या, ये जो है स्कीमर्स ऐसे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग पानी की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इसकी क्या हो गया, हम लोग का कथन 2 सही हो गया। अब हम नेक्स्ट नंबर देखें, 2 नंबर टेस्ट। तो आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा, इस प्रकार ये व्याख्या मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, बस ये बताते चलूं या किस टाइप से कराऊं, ये आप लोग, ये फर्स्ट वीडियो है दृष्टि है इसका, तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर इसकी व्याख्या नहीं पढ़ूंगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ने से बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग जैसे कमेंट कीजिएगा उस प्रकार की मैं वीडियो बनाऊँगा और इसका PDF आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम में। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर यदि आप लोगों को इसकी व्याख्या जो सलूशन है वो भी पढ़ूँ, वो भी ये करते जाऊँ, तो उसी प्रकार जैसे कर रहा हूँ ऐसे करूँगा। और अगर यदि आप लोग नहीं बोलिएगा तो फिर इसका डायरेक्ट मैं ये करूँगा, आंसर बताते जाऊँगा, थोड़ा बहुत क्या करूँगा एक्सप्लेन करूँगा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग जैसे बोलिएगा वैसे करेंगे। तो कमेंट प्लीज़ कीजिएगा आप लोगों को किस प्रकार से इसका चाहिए, ठीक है। ये देखते हैं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत संचालित एक योजना है। आगे बढ़ें हम, यह भारत सरकार के एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना अपने क्रियान्वयन में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाती है। तो यही सही है, ठीक है। ये जो योजना है ये क्या है, यह योजना जो है क्रियान्वयन में एक जिला एक उत्पाद के दृष्टिकोण को अपनाती है। एक परिवार के कई सदस्य इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। नहीं, एक परिवार के एक सदस्य इसके पात्र होते हैं। तो इसकी भी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण योजना को शुरू किया है। यह वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें जो अनुपात है वो देख सकते हैं 60 और 40, ठीक है। केंद्र का 60% रहेगा और राज्य का 40% इसमें सहायता प्राप्त होगा। और हिमालय राज्य क्षेत्र में केंद्र 90% का और राज्य 10% का, और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधायिका युक्त केंद्र शासित प्रदेश है जैसे दिल्ली हो गया, ये सब में क्या होगा 60-40 का रहेगा। और जहाँ विधायिका नहीं है वहाँ पे पूरा 100% रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है ये देख लेते हैं। तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग सपोर्ट सर्विसेज के माध्यम से उद्यमियों का क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को ऋण तक पहुँच में वृद्धि। तो ये आप देख सकते हैं क्या क्या है, ठीक है। सारा नहीं पढ़ूंगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं और उत्पादों के विपणन के संबंध में एक स्तर का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण अपनाती है, अतः विकल्प सी सही है। लीजिए क्या है, विकल्प सी सही। योजना की पात्रता हेतु मानदंड, एक उद्यम के स्वामित्व अधिकारों के साथ व्यक्तिगत साझेदारी, फर्म संसाधन व्यक्ति द्वारा सत्यापित मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं। आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। एक परिवार का केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए जो मैं बोला था। तो अभी हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं।
निवेश प्रोत्साहन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निवेश प्रोत्साहन समझौते के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित पहला IIA है। USA इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करने हेतु समझौता एक कानूनी आवश्यकता है। तो इसका क्या है, दोनों सही है। ठीक है, इसकी अगर यदि हम व्याख्या देखें तो 3 नंबर इसकी हम व्याख्या देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, 3 नंबर का था। ठीक है, तो 3 नंबर का व्याख्या देखें हम, तो देख सकते हैं बी नंबर। इसमें क्या है, हाल ही में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के मध्य एक निवेश प्रोत्साहित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह वर्ष 1997 में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकार के बीच हस्ताक्षरित IIA का स्थान लेता है। अतः कथन एक सही नहीं है। कथन एक सही नहीं है। 1997 में क्या है, भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सरकार के बीच हस्ताक्षरित IIA के स्थान लेता है, इसलिए कथन एक जो है सही नहीं है। विकास वित्त निगम संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की एक विकास वित्त एजेंसी है और इसका गठन बिल्ड एक्ट 2018 के अधिनियम के बाद पूर्ववर्ती विदेशी निजी निवेश निगम की उत्तराधिकारी एजेंसी के रूप में किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत में निवेश सहायता जारी रखने के लिए DFC के लिए IIA कानूनी आवश्यकता है। अतः कथन 2 सही है। ये देख सकते हैं। बाकी का आप क्या कीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा PDF से। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्या हो गया, कथन एक गलत है, कथन 2 इसका सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो हो रहा था। ठीक है, तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। ये सही है। इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया। नहीं, ये हिंद महासागर में नहीं किया गया था। इसकी भी व्याख्या देखें हम, ये कितना था हम लोग का 4 नंबर ना, तो 4 नंबर का हम लोग व्याख्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल एक सही है। तो ये इसका ऑप्शन है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही था। ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो केवल एक सही है। इसकी अगर व्याख्या देखें हम, भारत और बांग्लादेश के नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण 24 मई 2022 को बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में आयोजित किया गया था। अतः कथन एक सही है। यह अभ्यास बंगाल के उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है। ये देख सकते हैं ये कहाँ किया गया था, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में। बाकी व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये रहा। अब हम नेक्स्ट देखें 5 नंबर का, तो ये रहा 5 नंबर। प्रवाल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल विरंजन के संदर्भ में विचार करना है। ये कथन दिया, जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाली जूजैंथले को अलग कर देता है। तो जब प्रवाल पर दबाव पड़ता है तो क्या करता है, उसके जो ऊतक के अंदर रहने वाले जो जूजैंथले होते हैं उसको अलग कर देता है। ये सही है। प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये भी सही है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या हम देखें, प्रवाल विरंजन, प्रवाल जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जूजैंथले को अलग कर देते हैं। सवाल की अनुपस्थिति में जो प्रवाल को रंग प्रदान करता है, प्रवाल पारदर्शी दिखाई देते हैं और उनके सफ़ेद कंकाल दिखाई देते हैं। इसे प्रवाल विरंजन कहा जाता है। इस प्रकार कथन एक जो है सही है। आगे ये देख लीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखें हम इसी का व्याख्या। प्रवाल विरंजन एक तनाव युक्त प्रक्रिया है तथा अलग अलग प्रवाल समूह गर्मी के किसी भी मौसम में कुछ हद तक विरंजन से पीड़ित होते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और विशेष चिंता का विषय नहीं है, अतः कथन 2 सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देखें क्या है, दोनों कथन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सेनेगल से लगती है? सिएरा लियोन, माली, मोरिटानिया, गम्बिया, गिनी बिसाऊ। तो इसमें से जो ये सिएरा लियोन को छोड़ के ये बाकी चारों को मिलता है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगर इसकी मैप की बात करें तो देख लेते हैं, यहाँ पे ये मैप है। ठीक है, तो ये मैप में देख लीजिए। ठीक है, सेनेगल यहाँ पे इसका पड़ोसी देश। ठीक है, माली हो गया, यहाँ पे देख लीजिए मोरिटानिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए द गाम्बिया। ठीक है, गाम्बिया। फिर उसके बाद और एक यहाँ पे देख लीजिए जुनिया बिसू। ठीक है, ये सब क्या है, इसकी पड़ोसी देश है, सीमा लगता है। सेनेगल के साथ कौन कौन सटा हुआ है, तो ये चारों यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला था हम लोग का सिएरा लियोन, तो सिएरा लियोन जो है इसकी आमने सामने नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, 4 था। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, 2, 3, 4, 5। इसकी व्याख्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ मैप से आपको समझ में आ गया होगा। ये आप व्याख्या दिया हुआ है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम 7 नंबर। रेड पंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेड पंडा एक जंगली जानवर है जो बिल्ली की भांति दिखाई देता है। ठीक है, तो ये देखते हैं, सिंगालीला नेशनल पार्क भारत में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां रेड पंडा पाया जाता है। तो ये क्या है, केवल एकमात्र भारत में पार्क नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। या सिक्किम का राजकीय पशु है, ये सही है, सिक्किम का राजकीय पशु है। या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध है, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो केवल और केवल 2, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 की सही हो जाएगी। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं 7 नंबर का। तो ये 6 नंबर का, ये आप PDF से पढ़ लीजिएगा। 7 नंबर का हम देखते हैं। रेड पंडा छोटे वृक्षीय स्तनपायी है जो जंगली बिल्ली के आकार के होते हैं। चमकीले चेस्ट नट के साथ इनकी पूंछ घुमावदार होता है। गोल सिर, बड़े उभरे हुए नकुले कान, रूखे थूथन और छोटे बालों वाले तलवे इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो ये भी पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। इसके कम से कम 2 संरक्षित क्षेत्र, सिंगालीला नेशनल पार्क और नेओरा वैली नेशनल पार्क में अभी भी दार्जिलिंग पहाड़ियों में जंगली लाल पंडा की आबादी मिलती है। इसके साथ ही इसका एक आवास सेंचल वन्यजीव अभयारण्य है जहां इसकी आबादी मिलता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। देख लीजिए, कथन 1 सही नहीं है क्योंकि उसके अलावा और दूसरे जगह पे भी मिलता है। यह सिक्किम का राज्य पशु है, इसलिए कथन 2 सही हो गया। लाल पंडा को IUCN की रेड लिस्ट के तहत संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है, अतः कथन 3 भी सही नहीं है। ऑप्शन में क्या था, अनुसूची 2, तो अनुसूची 2 नहीं, 1972 के अनुसूची 1 के तहत शामिल किया गया है। तो ये आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबद्ध निकाय है। ये गलत है। ठीक है, नहीं है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार 1958 के अनुसार सार्वजनिक सुविधाएं निर्माण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते, तो ये सही है। ठीक है, यहाँ पे कौन से सही है पूछता है, तो केवल और केवल क्या हो जाएगा इसका, 2, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या हम देखें। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण संस्कृति मंत्रालय के तहत एक
निकाय है, अतः कथन एक सही नहीं है। कथन एक सही नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय स्मारक जो है प्राधिकरण संस्कृति मंत्रालय के तहत एक निकाय है। इसे केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के प्रबंधन के माध्यम से स्मारकों और स्थलों के संरक्षण हेतु प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ देखते हैं, अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक सुविधाएं निर्माण गतिविधियों की परिभाषा में नहीं आती, अतः कथन 2 सही है। ठीक है, ये क्या है, इसमें जो है AMASR अधिनियम के अनुसार जो ये होता है सार्वजनिक सुविधाएं निर्माण गतिविधि की परिभाषा में नहीं आता, तो इस प्रकार ये क्या है, गलत हो गया। तो हम 8 नंबर तक देख चुके, अब हम क्या करें, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 9 नंबर, तो ये हम लोग का 9 नंबर हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। ये सही है। जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसमें क्या है, वित्तीय सहायता यानी कि सहायता, धन की सहायता करने के लिए स्थापित किया गया एक योजना है। सही है। इसे खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित किया गया है। ये भी सही है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा इसको क्रियान्वित किया गया। तो इसका क्या है, दोनों सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या की बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है, अतः कथन 1 सही। इसे खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, अतः कथन 2 सही है। राज्य स्तर पर यह योजना राज्य KVIC निदेशालयों, राज्यों, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों और बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। तो ये देख सकते हैं, KVIC सरकारी सब्सिडी को निर्दिष्ट बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों या उद्यमियों को सीधे उनके बैंक खातों में अंतिम संवितरण के लिए भेजता है। विनिर्माण के क्षेत्र में परियोजना या इकाई की अधिकतम स्वीकृति लागत 25 लाख रुपये है, जबकि व्यापार या सेवा क्षेत्र के लिए यह 10 लाख है। तो ये देख सकते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम देखें, 9 नंबर हम लोग देखे थे, 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय का पहला प्रकाशन था? मीरात उल अखबार, ब्रह्म पोषण, तुहफात उल मुआहिदीन या गौड़ीय व्याकरण। तो इसका जो राजा राम मोहन राय का पहला प्रकाशन जो था वो क्या था, तुहफात उल मुआहिदीन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या नहीं पढ़ते हैं, आप क्या कीजिएगा, इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा। ये जो 22 मई 2022 को राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के साथ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का 50वां स्थापना दिवस भी था। तो इसकी व्याख्या ये है, देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय क्या था, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक थे। और यहाँ पे देख सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषा में पटना में हुई। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसकी ये सारा व्याख्या है, आप इसको देख लीजिएगा। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें इतना ही करते हैं। इसका जो है नेक्स्ट है, क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा प्लीज़, और किस प्रकार इसका जो व्याख्या है पढ़ूं या नहीं ये भी बोल दीजिएगा। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से क्या करूँगा, इसका लंबा वीडियो हो तो भी क्या है, मिनिमम मतलब कम से कम 1 आवर का बना के ये करूँगा। अगर यदि आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसकी बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन तक ही हुआ, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छे लगे तो नेक्स्ट टाइम फिर लंबा बनाऊंगा, यानी कि 50-50 क्वेश्चन करके लगभग 2 दिन में एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ